Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 25 दिसंबर 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सागर आइलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। लेकिन आपको पता है हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेली बेसिस पे आपको मैं स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपके करंट अफेयर्स के आधार पर होता है। तो मेक श्योर क्या कीजिए दोस्तों, इन क्वेश्चन में ज़रूर से पार्टिसिपेट क्या करो। अब जैसे हाल ही में जो मसली गाँव है ये गुजरात में है, तो ये जो गांव काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया गया। तो बताना आपको यह है कि आखिरकार इस विलेज का इम्पोर्टेंस क्या है, किस वजह से हाल ही में इसको इतना ज़्यादा कवरेज मिला है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये भारत का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज है। या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये पहला विलेज है गुजरात के अंदर में जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये पहला विलेज है पीएम कुसुम योजना का। या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये फर्स्ट विलेज है जिसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पे नहीं मिलता है परेशान मत होइएगा। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहली जो खबर है वो थंबनेल वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में रिचार्ज प्लान्स को लेकर एक बड़ा बदलाव यहाँ पर रिसेंटली लाया गया है। तो ये खबर है दोस्तों मंडे की, यानी परसों ट्राई ने कुछ नए नियम इंट्रोड्यूस किए। ये ट्राई क्या है, यह है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज भारत का जो दूरसंचार विभाग है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी यही ट्राई है। यानी कहने का मतलब है जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, ये सब यहाँ पे आपकी टेलीकॉम कंपनीज हैं। और ये किसके हिसाब से चलती हैं, इसके ऊपर एक बॉडी बैठी है इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, और वो है दोस्तों यहाँ पर ट्राई। तो इसी ट्राई ने नया नियम इंट्रोड्यूस किया मंडे यानी परसों। ये जो नए नियम लेकर आए गए हैं दोस्तों, ये टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 12th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 एंड टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ 17th अमेंडमेंट ऑर्डर 2024 के तहत लाए गए हैं। ये जो नए नियम है लगभग 30 दिन बाद से लागू हो जाएंगे। कहने का मतलब है लगभग 24 जनवरी से दोस्तों यहाँ पे इन नियमों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्वेश्चन यह है आखिरकार ये नियम क्या हैं, ज़रा ये तो बताएं। जैसे आप लोगों के सामने ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, है ना, इसमें कोई सा भी आर्टिकल आप देख पाओगे, सब जगह पे प्लान्स के अंदर में जो नया चेंज या नया गाइडलाइंस आया है उसके बारे में चर्चा हो रही है। फिर इवन इकोनॉमिक टाइम्स तो ये मेंशन करता है स्टॉप ओवर पेइंग, इंडियंस कैन सून बाय ओनली वॉइस एसएमएस रिचार्ज वाउचर्स। यानी आज दोस्तों यहाँ पे आप रिचार्ज प्लान देखेंगे तो कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जहाँ पे आप केवल कॉलिंग का ऑप्शन चूज कर सकें या केवल कॉलिंग और एसएमएस का ऑप्शन चूज कर सकें। आपको यहाँ पर डेटा पैक भी ज़बरदस्ती थमाया जाता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है ना, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कहोगे क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रा इस बात को सुनिए। देखिए आज के समय पर इंडिया में दो प्रकार के मोबाइल यूज़र्स हैं, ठीक है। एक तरफ लोगों के पास में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन की संख्या लगातार इंक्रीज हो रही है, नो डाउट ये हमको पता है। लेकिन फिर भी हमने फीचर्ड फ़ोन यानी जो ये कीपैड मोबाइल फ़ोन्स हैं इनको पीछे छोड़ा है। लेकिन आज भी दोस्तों अगर आप देखेंगे बहुत सारे एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में इन्हीं फीचर्ड फ़ोन का यूज़ हो रहा है। इवन एक डेटा है जो ये बताता है आज भी भारत में 15 करोड़ यूज़र्स ऐसे हैं, कितने 15 करोड़ यूज़र्स ऐसे हैं जो फीचर्ड फ़ोन का यूज़ करते हैं, इस तरीके का कीपैड फ़ोन यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसमें इंटरनेट तो वो चलाएंगे नहीं, तो वो भी सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इन टेलीकॉम कंपनीज़ के जितने भी डेटा प्लान हैं उस डेटा प्लान के अंदर में कहीं पर भी आज के समय पर तो जैसे पहले हुआ करता था, आप वॉइस और एसएमएस का सेपरेट रिचार्ज करवा लेते थे,
वैसा आज नहीं देखने को मिल रहा। आज आपको यहाँ पे मान लो घर में आप रखते होंगे एक अलग से फीचर्ड फ़ोन, है ना, घर के यूज़ के लिए या अपने सेपरेट यूज़ के लिए, उसमें अगर आपने सिम को लगाया है, आप डेटा प्लान की तरफ जाते हैं तो उसमें डेटा पैक भी लेना पड़ता है आपको, और डेटा पैक के साथ साथ यहाँ पर आपको जो भी SMS कॉल्स है वो मिलती है। लेकिन ज़रूरत क्या है आपकी, SMS कॉल्स की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपको डेटा थमाया जा रहा है। एक कंपनी ज़बरदस्ती आपको डेटा परोस रही है और उसके बदले में आप वो जो पेमेंट कर रहे हैं, है ना, वो यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है डेटा का भी। वो डेटा जो कि आपको यूज़ भी नहीं करना है, आप इस मोबाइल फ़ोन में यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। क्योंकि दोस्तों आज भी इंडिया में बहुत सारे डुअल सिम ओनर्स हैं जो 2 सिम का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर लोग करते ही होंगे, है ना। एक सिम में तो अपना डेटा पैक वगैरह सब करवा लेते हैं, लेकिन फिर अगर दूसरे सिम को चालू रखना है तो उसमें भी डेटा पैक करवाते चलो, यानी रिचार्ज अगर करवाना है तो डेटा पैक साथ में मिलेगा ही मिलेगा। ये कंपनीज़ के प्लान्स हैं। आप अलग से SMS या बेसिकली यहाँ पर जो वॉइस कॉल्स है उसका रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसी को यहाँ पे सुधारने के लिए ये सेपरेट रिचार्ज प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। क्योंकि आज भी बहुत सारे एल्डरली इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास में इसी तरीके के फीचर्ड फ़ोन है, वो यहाँ पर इसी का उपयोग कर रहे हैं। तो उनके लिए ये नए प्लान्स को दोस्तों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इस वजह से बहुत सारे प्लान आने वाले समय पर सस्ते हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया है भाई एक्स्ट्रा पेमेंट करना अब बंद होने वाला है, क्योंकि आपको एक सेपरेट प्लान भी मिलेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, इससे टेलीकॉम कंपनीज संतुष्ट तो नहीं होंगी या बेसिकली यहाँ पे खुश तो नहीं होंगी, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको अपोज भी किया है। उनका कहना यहाँ पर यह है कि देखिए ये जो आप स्टेप ले रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पर यही काम कर रही हैं, या मैक्सिमम जगह पर इसी तरीके से चीज़ों को अपनाया जा रहा है और वही हम भी कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे रिचार्ज प्लान्स अलग से ऑफर करना सही नहीं रहेगा। ये बात यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज़ का कहना है। ऑब्वियस सी बात है, उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनका मेन पर्पज़ यही है कि उस रेवेन्यू को और ज़्यादा बढ़ाना, है ना। तो ये भी तो मेन पर्पज़ है। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज ओपोज कर रही हैं, जबकि BSNL सपोर्ट कर रहा है। बट BSNL करंट समय पर वो सर्विसेज नहीं दे पाता जो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो उसमें अगर सुधार हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो डेटा प्लान्स हैं इनमें और ज़्यादा एक बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट हो सकता है। समझ गए? आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 15 करोड़ यूज़र्स दोस्तों आज ऐसे हैं जो इसी तरीके के प्लान की ज़रूरत उनको है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये सब अगर रिचार्ज करवा रहे हैं और एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं डेटा का और उसका यूज़ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कह सकते हैं इससे टेलीकॉम कंपनीज़ को ही फ़ायदा हो रहा है। उनका तो कुछ नहीं है, उनको तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है कस्टमर्स को। तो ये जो नए नियम है दोस्तों वो इस तरीके से लेकर आए गए हैं केवल वॉइस और SMS सर्विसेज के लिए। बाकी देखेंगे आगे किस तरीके से प्लान वगैरह आते हैं, नए प्लान आते, क्योंकि मैंने बताया 30 डेज़ बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो वो देखने वाली बात है नए प्लान कैसे आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े बहुत पैसे कम करके एक नया प्लान फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है ना कि कंपनीज ये चाहें कि भाई यहाँ पे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए 10-5 रुपये कम करके नया प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया। ये भी देखने वाली बात है। तो वो समय के साथ में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में डिस्कस करते चलेंगे। चलिए फिलहाल आगे आते हैं अगली खबर पर। और अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि डेली बेसिस पे जितना भी यहाँ पर डेटा आपको मिलता है, जैसे ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया है, आगे और भी वेरियस न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर डिटेल्स के साथ में। वो सब डिटेल्स आपको ऐसे PDF में प्रोवाइड करवाई जाती है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलता है, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल जाता है। एक इवन ऐसा ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का कंटेंट डेली अपडेट होता है। डेली PDFs यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। आप आज भी ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं है केवल आज से ही डेटा शुरू होगा मिलना आपको। जितना भी यहाँ पर पुराना डेटा है वो सब भी दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है। पुराने करंट अफेयर्स भी कवर कर पाएंगे अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके अलावा गारंटी है कुछ दिनों बाद आपको लगेगा यार मेरा जो अमाउंट है ना वो रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। डेट वाइज PDF पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। जो फ़ी पेमेंट है दोस्तों ये है बस 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना और लिख देना आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा।
आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, कम से कम वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाउ ये जो अगला आर्टिकल दोस्तों है ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यार ये जो फोटो आपके सामने दिख रहा है ना, इस फोटो को मैं साइड में लगाना चाहता था दूसरी जगह पे, और हुआ क्या है ये फोटो यार इसी के ऊपर में चिपक गया। अब आर्टिकल आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, अपने यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं क्या आर्टिकल यहाँ पर ये कहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे मेंशन किया जा रहा है लायन टेल्ड मैकाओ के बारे में। ये जो पर्टिकुलर मंकी आपको दिख रहा है इसी मंकी की हम बात कर रहे हैं। ये जो फोटो है ना, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। ये मंकी बैठा है किसी के बाइक के ऊपर में और इसके हाथ में 7 अप थमा दिया गया है और ये 7 अप कंज्यूम भी कर रहा है। इस फोटो का थोड़ा वैल्यू है अभी थोड़ी देर बाद जो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन है वो धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज इन लायन टेल्ड मैकाओ की स्पीशीज को बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये खतरा कैसे हुआ है, तो बोला ये जा रहा है कि धीरे धीरे करके जहाँ पे ये मकाओ की स्पीशीज पाई जाती है वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन इंक्रीज हो रहा है। जो इंसान है वो लगातार वहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, अपना डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इंसानों की संख्या बढ़ रही है। अब जब इंसानों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर ये जानवर कहाँ से जाएंगे, इनके साथ में इंटरेक्शन होता है। अब जब इनके साथ में इंटरेक्शन होता है तो कई बार दोस्तों इनके साथ में बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और जब भी यहाँ पर इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या तो ये मतलब इंसान के लिए घातक हो सकता है या फिर मैकाओ के लिए घातक हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में जो मैकाओ हैं ये खत्म हो जाते हैं, इनकी संख्या खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। इवन ये मेंशन किया जा रहा है जो ये लायन टेल्ड मैकाओ है दोस्तों, इनकी संख्या को देखोगे तो केवल 4200 के आसपास ये बच्चे हैं, केवल 4200 के आसपास इनकी संख्या है और बहुत सारे रिस्क को ये फेस कर रहे हैं आज, क्योंकि जंगलों में इनका अपना न्यूट्रिशियस फूड मिलता था, क्योंकि नेचर ने ये सब चीज़ें बनाई हैं तो वो फ्रूट्स को इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। बट अब करंट समय पर जंगल नहीं है, ह्यूमंस के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, तो कई बार यहाँ पर जो इंसान है वो कुछ भी पकड़ा देते हैं इनको। इसकी वजह से दोस्तों इनका जो कह सकते हैं कि फूड हैबिट है वो चेंज हो रहा है, माल न्यूट्रिशन के शिकार बन रहे हैं ये। कई सारी बीमारियाँ जो दोस्तों इन बीमारियों की वजह से यहाँ पर ये इनकी संख्या है वो लगातार कम हो रही है। अननेचुरल फूड जो है उसके ऊपर डिपेंडेंस लगातार इनका इंक्रीज होता चले जा रहा है। कई बार इंसानों की साइड से इनके प्रति बहुत ज़्यादा अग्रेशन देखने को मिल जाता है। अब ह्यूमंस अग्रेशन दिखाएंगे तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन के ऊपर में बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि इनके जो जंगल हैं, इनका जो हैबिटेट है, उसी में दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन इंक्रीज होने की वजह से इनकी संख्या के ऊपर में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे आर्टिकल में भी मेंशन किया जा रहा है कि जो ह्यूमन कांटेक्ट जो है आज के समय पर वो लायन टेल्ड मैकाओ को पूरी तरह से खतरे में डाल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मतलब अलर्ट भी है हमारे लिए। अब अलर्ट क्यों है ज़रा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो यहाँ पे आपको पता चल चुकी है, आगे की सुनिएगा ये क्या बोला जा रहा है। अलर्ट इसलिए क्योंकि दोस्तों ये लायन टेल्ड मैकाओ जो है ना, इसको IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी वो कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी में किसी भी एनिमल को तब डालते हैं जब उनकी संख्या लगातार घट रही है। और यहाँ पे अब हम लोग एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनको बचाया जा सके, क्योंकि अगर ये संख्या घटती चली जाएगी तो उसके बाद में एंडेंजर्ड के बाद वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएंगे, और तब भी संख्या घटती चली जाएगी तो बेसिकली यहाँ पर इनको मान लो ये प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई तो इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। फिर केवल किताबों में पढ़ोगे कि हाँ एक समय पर ये लायन टेल्ड मैकाओ हुआ करते थे, अब आज हमारे साथ में नहीं है, जीवित नहीं है, खत्म हो चुके हैं। रीज़न क्या था, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इनके जंगल हमने ख़त्म कर दिए थे, वो यहाँ पर एक कारण बताया जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस चक्कर में इनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से ये न्यूज़ कवरेज आपको देखने को मिलेगा। नाउ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। जैसे लायन टेल्ड मैकाओ को लेकर जब बात होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी स्पीशी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इनका जो वज़न है वो भी 2 से लेकर 10 किलोग्राम के आसपास होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसकी टेल वगैरह देखोगे तो टेल में इस तरीके से नीचे लायन जैसी टेल आपको दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर टफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा पीछे। बाकी ग्रे कलर के हेयर्स होते हैं, ब्लैक कलर के हेयर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लायन जैसी टेल ध्यान रखना, इस वजह से इसको हम बोलते हैं लायन टेल्ड मैकाओ, क्योंकि शेर जैसे यहाँ पर इसकी पूंछ हमको नजर आती है, शेर की पूंछ भी ऐसी होती है। ऐसी दोस्तों मंकी की और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन उससे ये वाली बहुत ही ज़्यादा अलग है। बताया जाता है कि ये वाले जो मंकी हैं दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा शर्मीले हैं,
ह्यूमंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो सके, लेकिन क्या हो रहा है, आज यही इंटरेक्शन बढ़ रहा है, जिस वजह से भी यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। और हैबिटेट की बात करेंगे तो आज भारत में जो हमारे वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन है, स्पेशली वहाँ पे ये पाए जाते हैं। मीडियम साइज मंकी है। कई बार इन लायन टेल मकाओ को हम वेंडरू के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, या इसको बियर्डेड मंकी भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बियर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने से पाए जाने वाले मंकी कहलाते हैं, इस वजह से ओल्ड वर्ल्ड मंकी का नाम भी दिया जाता है। आज वेस्टर्न घाट्स में इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी प्रेजेंट है। जब मैं बात करता हूँ वेस्टर्न घाट्स की, तो ये वाला पर्टिकुलर मैप आपको नजर आएगा। अब ये वाला क्या, यही वाला मैप देख लो, ठीक है, ये रहा। तो दोस्तों ये है अपना इंडिया, और ये है यहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, ये रहे ईस्टर्न घाट्स, ये वो पर्टिकुलर जोन है। और वेस्टर्न घाट्स के तहत दोस्तों इसी को यहाँ पे फॉलो करते करते आगे आ जाओगे ना, तो श्रीलंका का ये वाला रेंज भी है। ये बेसिकली वो रेंज है जहाँ पे ये लायन टेल्ड मकाओ की स्पीशीज पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। और लंबे समय से यहाँ पे देखने को मिलती है, इनकी ये नेटिव जगह है, यहाँ पे नेचुरली ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। हैबिटेट की बात हो गई। बाकी ये जानवर आर्बोरियल हैं और डायोरनियल हैं। आर्बोरियल की बात करते हैं, यानी कि इनको पेड़ पे रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर ये पेड़ पे रहते हैं, उसके अलावा दिन में ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। IUCN के अंदर में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 मतलब इनका कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह आप ऐसे आसानी से नहीं कर सकते, उस पर ढेर सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी आप इनका शिकार वगैरह, हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते। हंटिंग वगैरह करोगे तो फिर यहाँ पर आपको सज़ा हो सकती है, उसके ऊपर में पेनल्टीज़ हैं, तो ये प्रोटेक्शन दी गई है शेड्यूल 1 के तहत। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिखाई दिया है। स्पेशली यहाँ पर आपका जो कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये वो रीजन्स हैं, है ना। स्पेशली बताया जाता है कि 3 वो स्टेट्स हैं, जो कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जहाँ पे इन लायन टेल्ड मकाओ की जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर इनके डाइट की बात करेंगे तो ये ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस यानी इनके डाइट में फल फूल भी है, लेकिन साथ ही साथ में छोटे मोटे इंसेक्ट्स को भी यहाँ पर ये खाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये इंसेक्ट्स को भी खाने का काम करते हैं, जो फंजाई वगैरह हो गया, दूसरी चीज़ें भी हो गई, उनको भी खाते हैं। खतरा पिछले समय पर इनको सबसे ज़्यादा वही है कि इनके जो जंगल है वो लगातार ख़त्म हो रहे हैं डेवलपमेंट की वजह से, है ना। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। अब पेड़ों की कटाई इनके लाइफ के ऊपर बड़ा इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि ये आर्बोरियल हैं, यानी पेड़ों पे ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर हंटिंग वगैरह हो रही है, शिकार होता है इनका। इसकी वजह से ही दोस्तों आज ये आर्टिकल प्रेजेंट है कि भाई हमें इनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। और आज जैसे मैंने बोला वेस्टर्न घाट्स में इनकी पॉपुलेशन है, वेस्टर्न घाट्स में स्पेशली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और साथ ही साथ में यहाँ पे अनामलई टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है, वल्लपराई प्लेट्यू प्रेजेंट है, जो यहाँ पर टी की यानी कॉफ़ी और साथ ही साथ में चाय पत्ती की खेती होती है, उस एरिया में भी दोस्तों यहाँ पर इनकी अच्छी खासी जो स्पीशी है वो करंट समय पर प्रेजेंट है। IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए ज़्यादातर जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे ऐसे एनिमल को लेकर, तो उनका कंजर्वेशन स्टेटस बहुत पूछा जाता है। IUCN वगैरह के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसको याद रखिएगा। चलिए अगली खबर पर आते हैं, लेकिन अगली खबर को कवर करने से पहले मैं आप लोगों को एक और कुछ इंपॉर्टेंट खबर हैं वो कवर करवाता हूं, क्योंकि दोस्तों ये वाली खबर भी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 1 पे ही प्रेजेंट है, फिर उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे भी प्रेजेंट है, तो अभी डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर नोट्स। लेकिन उससे पहले कुछ और काम की न्यूज़ है, उनको भी कवर कर लेते हैं। आज आपके न्यूज़पेपर में पेज नंबर 9 के ऊपर में दोस्तों एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये आप देख पाएंगे। यह है भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। अब आप समझ गए होंगे ये कौन सा प्रोजेक्ट है, वो है केन बेतवा प्रोजेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई सारे एग्जामिनेशन के अंदर में इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। अब देखिए नाम से पता चल रहा है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी 2 नदियों को जोड़ने की बात हम करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर में। और भारत का ऐसा पहला प्रोजेक्ट कौन कौन सी 2 नदियों को जोड़ता है, केन और बेतवा नदी को, जिस वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है केन बेतवा प्रोजेक्ट या केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अब ये केन बेतवा नदी कहाँ पर है, ये वाला मैप आप देख पाएंगे दोस्तों, ये रही यहाँ पर केन नदी और ये रही बेतवा नदी। और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर में काम चल रहा है। ऐसे आप देख पाएंगे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब भारत के 2 हिस्से हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे आप देख पाएंगे और एक नीचे वाला हिस्सा है। नीचे वाला हिस्सा क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे समुद्र के साथ में हमारी बाउंड्री शेयर होती है। और यहीं पे आपने लोगों ने सुना होगा, जो ज्योग्राफी होती है उसके अंदर में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा पेनिनसुलर का, कि भाई ये एक पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैंड एरिया जो 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ होता है। अब इंडिया का पेनिनसुलर रीजन कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, ये वाला हिस्सा होगा, है ना। ये भी 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन। तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया। ऊपर आप देख पाएंगे ये हमारा हिमालयन रीजन है, तो हिमालयाज में भी बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया में भी आपको बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में दो नदियों को जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो वर्क कर रहे हैं। उसी में ही दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला है केन बेतवा को जोड़ना। तो केन और बेतवा, यहाँ पर यह है केन नदी और यह है बेतवा नदी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट दोस्तों मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अब इन दोनों नदियों को इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के पीछे का पर्पस क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और तैयार होने के बाद में आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जो नींव है, फाउंडेशन स्टोन है, वो 25 दिसंबर 2024 को यहाँ पर रखने वाले हैं। यानी आज ही दोस्तों इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। तैयार हो रहा है, काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं जिसको अप्रूवल यहाँ पे मिला है। अलग अलग फेसेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है, ये फाउंडेशन स्टोन है बेसिकली। आगे और भी बहुत सारा यहाँ पर इसमें जो वर्क है वो यहाँ पे होने वाला है। लंबे समय से आप पढ़ते होंगे, चर्चाओं में रहता है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से ना कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे जरा इसको सुनिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम क्या करने वाले हैं, दो नदियों को जोड़ने वाले हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अब दो नदियों को कैसे कैसे जोड़ेंगे, देखो केन नदी जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में है और बेतवा जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में है। दोनों नदी को जोड़ा जाएगा ताकि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, जब मैं बात करता हूँ बुंदेलखंड वाले रीजन की, तो ये वो हिस्सा है। ये देखिएगा, ऊपर यूपी है, एक सेकेंड, ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और नीचे है यहाँ पर आपका, ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश और नीचे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा। ये यमुना नदी आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे पन्ना टाइगर रिजर्व भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो आपके येलो वाले डिस्ट्रिक्ट है जिसमें झांसी, महोबा, बंदा, ये सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब रीजन मिला के कहलाता है बुंदेलखंड वाला रीजन। ठीक है, ये है बुंदेलखंड रीजन। ये आपकी है केन नदी। ठीक है, और ये है यहाँ पर आपकी बेतवा नदी। बुंदेलखंड में आपका ललितपुर भी आता है। ठीक है, ये सब रीजन्स यहाँ पे कौन से हैं, बुंदेलखंड वाले हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा हो गया, ये आपका यूपी वाला हिस्सा हो गया। तो केन नदी जो है ये बनकर यहाँ से निकलती है, एमपी से केन नदी बनकर निकलती है, आके यमुना में मिल जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बेतवा नदी है ये भी यहाँ पे मध्य प्रदेश से बनकर निकलती है और सीधा यहाँ पर ये भी उत्तर प्रदेश में जाके यमुना में मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी यमुना रिवर है तो यमुना में आके मिलती हैं। तो बेसिकली केन और बेतवा दोनों की दोनों हमारी यमुना नदी की ट्राइब्यूटरी हो गई, सहायक नदियाँ हो गई। सिंपल हो गया। अब केन नदी में क्योंकि पानी ज़्यादा है और इधर आप देख पाएंगे जो अपनी बेतवा नदी है इसमें पानी कम है, तो बेतवा नदी में पानी कम होने की वजह से इस वाले हिस्से में, इस बुंदेलखंड के इस वाले हिस्से में सूखा पड़ा रहता है। क्या होता है, ड्राफ्ट, सूखा पड़ा रहता है, पानी की कमी, स्कैरसिटी हमको देखने को मिल जाती है। तो हमारा मेन पर्पज़ यह है कि भाई जो केन नदी में एक्स्ट्रा पानी है, केन नदी में सरप्लस वाटर है, इस सरप्लस वाटर को हम ट्रांसफ़र कर दें बेतवा नदी में। अब बेतवा नदी में ये पानी पहुंचाया कैसे जाएगा, एक कैनाल बना के। तो उसी कैनाल के माध्यम से दो नदियों को जोड़ देते हैं हम। ये कैनाल बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये रहा। पन्ना टाइगर रिजर्व भी इसी के दायरे में फंस रहा है। यहाँ पे एक डैम बनाया जाएगा जिसका नाम है दौदन डैम, मतलब ये डैम आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पानी स्टोर किया जाएगा और काफ़ी सारे एरिया में बिजली भी यहाँ पर मिल पाएगी, इरीगेशन के लिए यूज़ हो पाएगा, पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक नाला खोद देना है, कैनाल बना देना है बड़ा सा जो इस नदी तक जाएगा। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, केन नदी से यहाँ से छोड़ेंगे पानी और इस रास्ते के थ्रू यहाँ पर ये पानी सीधा बहता बहता बेतवा नदी में जाएगा। अब ये पानी आगे भी जाएगा, तो जैसे आगे भी जाएगा इस वाले हिस्से के अंदर में जो सूखा पड़ा है, इस पूरे रीजन में दोस्तों यहाँ पे जो सूखा पड़ा हुआ है वहाँ को अच्छी मात्रा में पानी मिल पाएगा, क्योंकि केन नदी में पानी ज़्यादा है, सरप्लस में है, और बेतवा में पानी की कमी है। तो ये हमारा यहाँ पे मेन पर्पज़ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या है पूरा का पूरा मामला, यूपी एमपी का दो नदियों को इंटरलिंक करने का पूरा इशू क्या है। इस प्रोजेक्ट के अंदर में जैसे मैंने बोला दौदन डैम भी प्रेजेंट है जिसको पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई यहाँ पर टाइगर रिजर्व में इस प्रकार का प्रोजेक्ट लगाना सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो जो केन बेतवा है दोस्तों, ये हमारे भारत में जितने भी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हैं उन सब में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको 30-30 प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में जहाँ पे हम दो नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा सॉरी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम दो नदियों को जोड़ तो देंगे, फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा आपको मैक्सिमम पता चल चुका होगा। एक एरिया सूखा पड़ा है, वहाँ पे पानी मिल पाएगा, एक्स्ट्रा पानी हम यहाँ से ले जाएंगे वहाँ पे पहुँचाएंगे। ठीक है, बेतवा नदी के अंदर में। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो हम डैम वगैरह बना रहे हैं, मल्टीपर्पज़ डैम बनाए जाएंगे जिसमें पानी इकट्ठा होगा, उससे लगभग यहाँ पे 103 मेगावाट तक क्या हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। उसके अलावा जो पीने का पानी है वो लगभग 62 लाख लोगों तक ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये भी यहाँ पर एक मेन पर्पज़ है ना। यहीं पे बहुत सारे कंसर्न्स भी है, बहुत सारी चिंताएं भी आपको देखने को मिल जाती हैं।
वो चिंताएं क्या है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट तो आपको पता चल गया क्या है, कैसे काम करेगा, लेकिन कई बार एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि भाई इस प्रोजेक्ट से समस्या क्या क्या निकल कर आ रही हैं। तो समस्या क्या है, सबसे पहले एनवायरमेंटल इशू, क्योंकि बहुत सारा एनवायरमेंटल डैमेज होने वाला है, क्योंकि इसको हम पन्ना टाइगर रिजर्व से निकालेंगे। टाइगर के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह है वो, तो भाई इसको अप्रूवल मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। एनजीटी ने ये काम अटका दिया था ना, फाइनली आज नींव रखने वाले हैं इसकी। फिर दूसरा इकोनॉमिकल इशू है, भाई इस प्रोजेक्ट को लगाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगनी है, इतना लंबा कैनाल बनाना, प्रोजेक्ट लगाना, डैम्स लगाना, बहुत पैसा लगेगा। तीसरा जो समस्या है वो है सोसाइटी का इशू, यानी कि इस पूरे रास्ते में क्या आपको लगता है कोई रहता नहीं होगा? यूपी वगैरह की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इस रास्ते में बहुत सारे लोग रहते हैं दोस्तों, उन लोगों को हटाना होगा, उन लोगों को डिस्प्लेस करना होगा। अगर हम उनको लोगों को हटाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो उनको कहाँ पे जगह देंगे? भाई उनका वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, या उनका घर जो है ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा अपनी मर्जी से आप कहीं भी रहो? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है उनको यहाँ पर मैनेज करना, है ना। फिर उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट है इसके इश्यूज़ भी हमने डिस्कस कर लिए, इतना याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऐसे ना हमारे पास में, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे प्लान्स हैं जिसके तहत हम दो नदियों को जोड़ने की बात करते हैं। और इसको जोड़ने के लिए जो मेन पर्पज़ हमारा वो यही है कि भाई एक पानी में जहाँ पे पानी, एक नदी में जहाँ पे पानी कम है, वाटर डेफिसिट रिवर है, और एक नदी जो है जहाँ पे पानी ज़्यादा है, सरप्लस है, तो बस खाली सरप्लस में से पानी निकाल के डेफिसिट वाली में पहुँचा देना। जैसे अभी दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं, केन में से पानी निकाल कर बेतवा में डाल देना। तो ये यहाँ पर हमारा प्लान होता है इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के अंदर में। और ये भी यहाँ पर आपको ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो इंडिया में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भैया केन और बेतवा नदी के बारे में, है ना, क्योंकि आपको पता है रिवर्स को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आप यमुना नदी को देख लो, है ना, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को देख लो। तो यूपीएससी पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। जब केन और बेतवा की बात करते हैं, बता ही चुका हूँ, दोनों की दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं और उस पूरे रास्ते को क्रॉस करके यमुना में जाकर मिल जाती हैं, यानी यमुना की सहायक नदी बन जाती हैं। जो केन है वो यमुना में मिलती है बंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो ये डिस्ट्रिक्ट है यूपी का ही है। फिर उसके अलावा जो दोस्तों बेतवा नदी है वो यहाँ पर मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये नदी आकर यमुना में मिल जाती है। ठीक, बेतवा नदी की जब बात करते हैं तो इसके ऊपर में बहुत सारे डैम हम लोगों ने बना रखे हैं। केन नदी की बात करेंगे तो केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है, और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है वही अभी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर मैप में देखा। दोस्तों ये वाला मैप वापस मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो मैप आपको देखने को मिल जाएगा। ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, यहीं से नदी निकलती है, ठीक है, मतलब गुजरती है इस पूरे टाइगर रिजर्व से इस तरीके से आगे जाकर, और बंदर डिस्ट्रिक्ट में यमुना में मिल जाती है। अब हमारा यही काम है इसको जोड़ना इस तरीके से बेतवा नदी के साथ में। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहता है। अब आगे भी इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं होंगी। इसको लेकर कुछ और फीचर्स वगैरह जानने हैं तो ये मैंने न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल कट करके और लगा दिया है, चाहो तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बार बार इसको रिपीट भी कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि यूपीएससी ने 2020 में यहाँ से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखिएगा, इसका उत्तर लिखिएगा, सबमिट कहाँ पे करना है बताऊंगा। क्वेश्चन बोलता है द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सोल्यूशन टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राफ्ट, फ्लड, इंटरप्टेड नेविगेशन, क्रिटिकली एग्जामिन। यूपीएससी ने 2020 में आपसे ये पूछ लिया कि बताइए दो नदियों को जब हम जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा ये सोल्यूशन है ना, एक बहुत अच्छा समाधान है। और समाधान किस चीज़ का है? समाधान है बेसिकली जहाँ पे मान लो कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, तो उस पानी को खींच के सूखा वाला पानी जहाँ पे सूखा पड़ा है वहाँ पे पहुँचा देना। इन सब चीज़ों में यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का। तो ये सोल्यूशन से आप सहमत हैं या कितना सहमत हैं ज़रा बताइए, इसके बारे में डिटेल से आप लोगों ने जो मेंशन करना है, एक अच्छा सा आंसर लिखना है। एक बार मैं हिंदी में रीड करता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिखें। क्वेश्चन क्या बोलता है, नदियों को आपस में जोड़ने से सूखे, बाढ़ और बाधित नौवाहन की बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार समाधान मिल सकता है। इस पे आपके क्या विचार हैं, आलोचनात्मक जांच करिए। और अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है।
इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी दोस्तों यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे पोस्ट की गई है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये इतनी ज़रूरी है कि इसी साल की बात कर रहा हूँ, 2024 में जो आपका मेंस का पेपर हुआ था, इसमें गुड गवर्नेंस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं बताओ। मैंने मेंस के पेपर का एनालिसिस भी किया है, वीडियो आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। मैंने दिखाया भी है कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया था। आज ये वापस से न्यूज़ में आ चुका है। तो आज दोस्तों हम वापस से डिस्कस करेंगे गुड गवर्नेंस को लेकर कि आखिरकार ये गुड गवर्नेंस होता क्या है, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आज ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक कह सकते हैं बर्थ एनिवर्सरी है, वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों की बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज बर्थ एनिवर्सरी पर हम इनको याद कर रहे हैं। और आज ही दोस्तों यहाँ पर जो गुड गवर्नेंस डे है वो भी यहाँ पे हम लोग मनाते हैं। तो गुड गवर्नेंस डे की जब बात होती है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसी गुड गवर्नेंस डे को हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में लिंक किया हुआ है। ठीक है, यानी कि आज हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी और आज ही 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, दोनों हम लोगों ने एक ही दिन पे रखा हुआ है। अब देखिए, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आपके कौन से पेपर में आएगा? जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के अंदर में आएगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गवर्नेंस के बारे में, ये आखिरकार क्या होता है? गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, ये गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार जिस तरीके से रूल कर रही है, जिस तरीके से वो शासन कर रही है, काम कर रही है, वो कितनी जवाबदेही है, क्या काम करने में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है, लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों के जो हक हैं, उनको देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, उन सब चीज़ों को अगर अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, वही गुड गवर्नेंस कहलाता है। सिंपल सी बात है ना? ये क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे जब बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब एक प्रोसेस, एक सिस्टम, एक पूरा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी सोसाइटी को रन करते हैं, उसको डायरेक्शन दिया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है ना? उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट को भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये टर्म है ना गुड गवर्नेंस, स्पेशली इसको हमने डिफाइन किया है कि भाई एक प्रकार की सेट ऑफ वैल्यू है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रूल कर रही है, कैसे लोगों के जो राइट्स है उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, लोगों के अधिकारों की कैसे यहाँ पर रिस्पेक्ट की जा रही है, रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट की जा रही है, हमारी सोसाइटी की क्या ज़रूरत है उसको कैसे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो कहलाएगा गुड गवर्नेंस। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी दोस्तों यहाँ पर इसी चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। और वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर ये बोलता है कि देखिए गुड गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई वो प्रोसेस, वो कैसा प्रोसेस है जिसके तहत आज यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट हो रही है ना, गवर्नमेंट चेंज होती है, वो आपका प्रोसेस कैसा चल रहा है, वो भी गुड गवर्नेंस में काउंट होगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है जब वो चुनकर आती है, वो कितनी अच्छी तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, लोगों के हित में है वो नियम या नहीं, वो नीति किस तरीके से वर्क करेंगी। उसके अलावा जो रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उस देश के नागरिक हैं, उनके राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा हो रही है, उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में। अगर ये सब कुछ अच्छे से हो रहा है, दैट मीन्स गुड गवर्नेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो बैड गवर्नेंस हो जाएगा कि भाई ये जो शासन है वो चल ही नहीं रहा है सही से। नाउ उसके बाद दुनिया भर में क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने कुछ इंडिकेटर सेट कर रखे हैं। उन्होंने ये बोला है कि भाई यहाँ पर हम लोग 6 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पे देखेंगे, यानी 6 चीज़ों के आधार पे देख सकते हैं। अगर किसी भी देश में ये 6 चीज़ें अच्छी तरीके से हो रही हैं तो समझना वो गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में आएगा। नाउ वो 6 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला इंडिकेटर आता है आपका वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, कि सरकार कितनी जवाबदेही है। ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट अपनी मनमानी से कर रही है, लोगों की सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो देखा जाता है। दूसरा यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस देश में सरकार कितनी स्थिर है, वहाँ पे जो हिंसा वगैरह है, जो वायलेंस है, वो कितना कम है, उसको देखा जाता है। गवर्नमेंट कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, उनका जो रेगुलेशन करने की जो क्वालिटी है वो किस लेवल पर है, रूल ऑफ लॉ चेक किया जाता है, करप्शन वहाँ पे किस लेवल पर है, उसको कंट्रोल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर ये 6 के 6 इंडिकेटर्स परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स वो देश गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में आएगा। और ये परफेक्टली नहीं करेंगे काम तो ऑब्वियस सी बात है कैसे हम उसको गुड गवर्नेंस में रखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के यही 6 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। ठीक, याद रखेंगे। चलिए
अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं आज के समय पर गवर्नेंस को लेकर भारत में, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में आखिरकार वो क्या क्या इश्यूज है गवर्नेंस को लेकर। तो पहली यहाँ पे समस्या है वो है करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। देखिए, करप्शन को लेकर एक इंडेक्स भी पब्लिश होता है जहाँ पे किसी देश के अंदर भ्रष्टाचार किस लेवल से है उसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2022 का, इसमें भारत की रैंक 180 में से 85 के ऊपर में रखा गया। 180 देश में से 85वीं रैंक दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता आती है। क्या? क्योंकि जिस भी देश में करप्शन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जो लोगों का पैसा है, पब्लिक फंड है, आपने टैक्स के तौर पे पैसे जमा किया है, वो आपकी कमाई है, आपको वो सर्विस मिलनी चाहिए। उस प्रकार की सर्विस भी आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आपने टैक्स पे किया है। तो वो जो पब्लिक फंड है, क्या ऐसा तो नहीं है उस पब्लिक फंड का मिसयूज हो रहा है, उसको घूसखोरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट आपको अच्छी सर्विस ना मिले? तो ये दोस्तों यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में होता है। तो आज इंडिया में ये इशू है क्योंकि हम यहाँ पर इस रैंक में काफ़ी ज़्यादा पीछे थे 2022 के अंदर में, यानी जो घूसखोरी है या मिसयूज है पब्लिक फंड्स का, वो देखने को मिला है। दूसरी समस्या यहाँ पर क्या है? इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। भले ही यहाँ पर हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों ना हो रही हो, आज भले ही हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी क्यों ना हो, हमारा टारगेट आने वाले समय पर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, ये टारगेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये बात हम नकार नहीं सकते कि इंडिया में आज भी रिच और पुअर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और गैप क्या है? इंडिया में 1% ऐसे रिचेस्ट आप लोग देखने को मिल जाएंगे। केवल भारत की जो टोटल वेल्थ, ध्यान रखना, हमारे देश की जितनी भी टोटल वेल्थ है उसका, उस टोटल वेल्थ का 40%, उसका 40% वेल्थ केवल देश के 1% लोग के पास में, 1% जो सबसे ऊपर रिचेस्ट कैटेगरी में बैठे हैं, सबसे अमीर आदमी। तो देश की 40% वेल्थ में से जो देश की 40% यहां पर वेल्थ है, वो केवल और केवल देश के 1% लोगों के पास में है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अब बची बाकी 60%, इसमें से यहां पे आप 50% और निकालो, तो बाकी यहां पर इन 60 में से जो 50% है दोस्तों, वो बॉटम लोगों के पास में है। ठीक है, यहां पे आप ये देखिए, तो ये डिस्पैरिटी नहीं तो क्या है कि रिचेस्ट 1% है इंडिया के अंदर में जिसके पास में 40% वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास में केवल 3% वेल्थ है। बाकी जो 50% लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिल्कुल नीचे हैं, उनके पास में देश की केवल 3% वेल्थ है। और ये कितना बड़ा एरिया है, यानी गरीब बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी कैटेगरी में यहाँ पर गुजर रहे हैं, मिडिल इनकम बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रिचेस्ट लोग हैं वो कम तो हैं लेकिन सबसे ज़्यादा वेल्थ के साथ में। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब पुअर के पास में पैसे हैं नहीं तो हेल्थ केयर, एजुकेशन या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ उसको कैसे मिलेंगी? तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नेंस को लेकर ये भी एक बड़ी समस्या आती है इंडिया के अंदर में। 3rd इशू क्या है? वो है इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स। हमारे पास में आपको पता होगा हर चीज़ को लेकर नियम है, हम हर चीज़ को लेकर स्कीम्स लेकर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन यह है क्या वो स्कीम अच्छे से लागू हो पाती है? क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जा रहा है 2023 में खुद कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG जो खुद इंस्पेक्शन करते हैं, उन्होंने खुद यहाँ पर कुछ खामियां पाई आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर में, उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज़ को फाउंड किया। और ऐसी दोस्तों CAG की एक और रिपोर्ट आती है जिसमें यहाँ पर यह बोला गया जो विडो पेंशन होती है, ऐसी महिला जो विधवा है उनको पेंशन दी गई थी झारखंड के अंदर में, तो वो जो विडो पेंशन है दोस्तों वो सीधा झारखंड के अंदर में मेल की तरफ पहुंच गई, यानी कि पुरुषों को दी गई। कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर पाई गई हैं कि भाई जो पॉलिसीज आज के समय पर हम लाए हैं, हम थोड़ा सा चीज़ों को बराबर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो पॉलिसीज क्या अच्छे से लागू हो पा रही हैं? नहीं, उसमें बहुत सारी इनइफेक्टिवनेस भी नज़र आ रही है। तो आज ये भी गवर्नेंस के मामले में एक बड़ी समस्या आती है इंडिया के सामने। फिर अगली समस्या है इनएडिक्वेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान में रखिएगा, भारत में जितने भी कोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आज वो ओवरबर्डन है। सभी को पता है कितने सारे केसेस आज पेंडिंग पड़े हैं, मैसिव बैकलॉग बचा हुआ है केसेस का, जिसकी वजह से क्या होता है न्याय मिलने में काफ़ी देरी हो जाती है। कोई नया केस आया है तो उसको सालों लगना है, पता है इंडिया में कितना समय लगने वाला है जस्टिस मिलने में। इवन 2023 यानी लास्ट ईयर की ही बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास में लगभग 80,000 से ज़्यादा जो केसेस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो भाई यहाँ पर आप ये देखो इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए, उनको रिजॉल्व कैसे करना है? आगे नए केसेस आएंगे, वो आगे इसमें और जुड़ते चले जाएंगे अगर प्रॉपर टाइम पे एक्शन ना लिया जाए तो ये भी यहाँ पे गवर्नेंस में एक समस्या है। फिर एक बड़ी समस्या आती है एनवायरमेंटल एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज। ये सबसे बड़ा समस्या है आज देख पाओगे भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं।
2023 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ने बहुत सारे भारत के शहर को दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बताया है, जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली टॉप करता है उसमें। तो एनवायरमेंट को लेकर जो कंट्री के अंदर में रेगुलेशंस है, जो नियम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी समस्या है गवर्नेंस के अंदर में। फिर बात आती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड वीकनिंग अकाउंटेबिलिटी। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब बहुत सारे केसेस में होता है जो गवर्नमेंट्स है वो अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए कि हाँ भाई आगे इलेक्शंस के अंदर में जीतना है, तो कई बार यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे पॉलिसीज़ होती हैं उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। पब्लिक वेलफेयर के ऊपर में एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे फोकस नहीं किया जाता, शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही फोकस करता है। या फिर इलेक्शन से पहले कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती हैं ताकि इलेक्शंस में वापस से आ सकें। सिंपल सी बात है ना। अब यहीं पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं काम किया जा रहा। बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो आज के समय पर भारत में गुड गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर अकाउंटेबिलिटी को फॉलो कर रही है, जवाबदेही है, तो वो देश यहाँ पे कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में आएगा। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हमने मेंटेन किया है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को अगर आप देखेंगे तो ये वो एक्ट है जो आप सभी लोगों को वो ताकत देता है कि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर आप आरटीआई फाइल कीजिए, गवर्नमेंट उसका जवाब देगी। हालांकि कुछ क्राइटेरिया में उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको जवाब मिलेगा। तो इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा रहा है कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जवाबदेही है, अकाउंटेबल है, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आपको मिलती है। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे दोस्तों, वो है सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल मॉनिटरिज्म मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग सिस्टम। इस तरीके को लेकर आया गया है, जहाँ पे क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या है भाई, मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आपको कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, ठीक है, आप दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप अपनी जो भी कंप्लेंट्स हो उसको यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे उनके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पे आपको पावर मिलती है, तो ये गुड गवर्नेंस का इंडिकेटर है। फिर बात आती है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। जैसे आज बहुत सारी सरकारी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर डिजिटाइज हो रही हैं, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग शुरू हो चुका है, प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है। फिर उसके बाद में सिटीजन चार्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भाई जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, है ना। गवर्नमेंट एजेंसीज का यहाँ पे जो कमिटमेंट है वो क्या है, ठीक है, सिटीजन्स के लिए यहाँ पर किस तरीके से वर्क करना है, स्पेशली हम उसके ऊपर भी एक फोकस करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे बात आती है सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट की। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है क्या है कि देखिए बहुत सारे आज के समय पर जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिसी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ सबमिट करते हैं, गवर्नमेंट फीडबैक मांगती है। आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पर ये पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे फीडबैक मांग रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलता है। सिटीजन का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है गुड गवर्नेंस में। फिर ग्राम सभाज आपको देखने को मिलेंगे, विलेज लेवल की मीटिंग हो गई जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जाती है, लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। फिर राइट टू एजुकेशन है भारत के अंदर में, जहाँ पे जो बच्चा है 6 से 14 साल तक उसको यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ पे भी अगेन हम अपने लोग को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। तो ये सब गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। फिर इंडिया ने डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल गवर्नेंस जैसी चीज़ों को अपनाया। भारत के अंदर में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ये जो संशोधन हुआ है संविधान के अंदर में 73वां और 74वां, इससे क्या होता है, गवर्नमेंट्स के अंदर में डिवीजन होता है। जो पंचायत हैं उनको और ज़्यादा पावर दी जाती है, विलेज काउंसिल्स को पावर दी जाती है, जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, है ना, जो अर्बन एरियाज़ में आपको लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, उनको फाइनेंशियल पावर दी गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई हैं, ताकि जो लोकल डेमोक्रेसी है उसको भी प्रमोट किया जा सके। एक के पास में सब पावर्स ना रहें, कहने का मतलब है पावर्स बट जाएं। आपकी जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, फिर हमने अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के तौर पर लोकल लेवल पर भी इंट्रोड्यूस कर दी। इससे पावर्स एक के हाथ में नहीं रहेंगी। ये एक गुड गवर्नेंस का इंडिकेटर है। फिर इंडिया में हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पर स्पेशली फोकस कर रहे हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, उसके ऊपर में एक स्पेशल काम करना है ताकि लोगों को इक्वल किया जा सके जो एडवांस डिस्ट्रिक्ट हैं उनके साथ में। स्मार्ट सिटी मिशन को चलाया गया, जहाँ पे हम 100 सिटीज़ के ऊपर में काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे लोगों को एक अच्छा जीवन देने की बात हो रही है। फिर बात आती है वे फॉरवर्ड की, तो ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया गुड गवर्नेंस क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने और हम क्या क्या कर रहे हैं करंट समय पर, वो भी आपको समझ में आ गया। आगे बस खाली वे फॉरवर्ड यही है कि हमें और बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जुडिशरी में जो केसेस पेंडिंग है फटाफट उन केसेस को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें।
हम इलेक्ट्रॉनिक कोर्स, ई कोर्स को लेकर आ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ और स्टेप्स उठाए जा सकते हैं ताकि तुरंत सोल्यूशन लिया जा सके। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात हो रही है, ध्यान में रखें। इनकी वजह से हमने गुड गवर्नेंस के बारे में बात की है और इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1924 में। ठीक है, और आज भी 25 दिसंबर है, इस वजह से आज हम बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्वालियर में इनका जन्म होता है, ग्वालियर जो आज के समय पर मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हमारा पॉलिटिक्स है, इस राजनीति के अंदर में इनकी एंट्री होती है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर, स्पेशली 1942 में, और ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री के तौर पे सर्व करते हैं 1996 से लेकर 1999 के बीच में। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में। जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर जब हम लोग बात करते हैं वाजपेयी जी के बारे में, तो इन्होंने 9 लोकसभा की सीट्स और 2 राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं, मतलब 9 राज्यसभा के इलेक्शंस और 2 राज्यसभा के इलेक्शंस यहाँ पर इन्होंने जीते। इंडिया का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का टाइटल यहाँ पर इनको दिया गया 1994 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको 1994 में। भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो इंडिया का हाईएस्ट ऑनर, सिविलियन ऑनर है, वो 2015 में यहाँ पर इस वाले अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जेम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर काउंट करते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो आज गुड गवर्नेंस और ये 2 चीज़ें हैं, दोनों को यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है। अब कहोगे सर हमने बहुत ज़्यादा ही नहीं डिस्कस कर लिया, करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस आपकी डिमांड करता है, इतनी चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का 2016 का ये क्वेश्चन है, 2016 का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनिएगा दोस्तों। इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम एट वेरियस लेवल्स एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। गवर्नमेंट सिस्टम का इफेक्टिवनेस अलग अलग लेवल पे जो काम कर रही है और लोगों का यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेशन गवर्नेंस सिस्टम में, दोनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है। इस रिलेशनशिप को डिस्कस कीजिए। अब आप बता सकते हैं, इतनी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। उससे भी ज्यादा रेलिवेंट चीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस एंड द गुड गवर्नेंस एंड द एथिकल गवर्नेंस, ये क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट में 2024 का भी ऐड कर लेना। 2024 का मेंस क्वेश्चन लगाया नहीं है मैंने, बट गुड गवर्नेंस को लेकर यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह है रेलिवेंट टॉपिक। ठीक, चलिए फिर अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये वाला टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया को अब की बार साल 2024 में 14.3% के आसपास ग्लोबल रेमिटेंसेस यहां पर मिले हैं, जो अभी तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं। सर सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से है, ये रेमिटेंसेस होते क्या हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका एडिटोरियल है, एडिटोरियल में स्पेशली यहां पर आज का डेटा पॉइंट है। रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो भारत के ही लोग बाहर विदेशों में काम करके जो पैसा कमाते हैं और उसको भारत वापस से भेजते हैं। दिस इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। ठीक है, अब जैसे आप देख पाओगे इंडिया के लोग जो है ना वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, अलग अलग जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो पैसा कमाते हैं, कमा के अपने परिवार को वापस इंडिया भेजते हैं। तो जब इंडिया वो वापस से पैसा घूम कर आता है तो उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस, और वो हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो आप इमेजिन कीजिए पूरे साल 2024 में दुनिया भर से जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के देश में जाके वर्क कर रहे होते हैं, सब कमा कमा के अपने देश में पैसा भेज रहे होते हैं, तो सबके लिए वो रेमिटेंस है। तो दुनिया में जितना भी रेमिटेंस है उसका 14.3% केवल भारत ने कमाकर अपने देश में भेजा है, भारतीयों ने। तो 2024 में इंडिया को कितना रेमिटेंस आया है? 129.1 बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं बात कर रहे, बिलियन डॉलर्स। दोस्तों ये अपने आप में एक मैसिव नंबर है। इतना रेमिटेंस दोस्तों यहाँ पर बाहर अलग अलग लोगों ने, इंडियंस ने जो काम किया है, इतना पैसा इंडिया वापस से भेजा है। ये इस साल का डेटा है और ये धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया टॉप पर आता है। तो इंडिया नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, थर्ड पर आता है चाइना, फिर है आपका फिलीपींस, देन फ्रांस, देन पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, इजिप्ट, ग्वाटेमाला एंड जर्मनी। ये वो टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं। बट द थिंग इज इंडिया यहां पर रैंक 1 पर है। अब ये सही भी है और सही नहीं भी है दोस्तों। मैं दोनों ही एस्पेक्ट में आपको बताऊंगा कि ये क्यों सही नहीं है और क्यों सही है। ठीक है, तो नंबर 1 यहां पर आता है इंडिया, जिसने 129 बिलियन डॉलर्स गेन किए हैं रेमिटेंसेस के फॉर्म में। मैक्सिको ने 68 बिलियन डॉलर, चाइना ने 48 बिलियन डॉलर, फिलीपींस ने 40 बिलियन डॉलर एंड पाकिस्तान ने 33 बिलियन डॉलर्स का यहां पर गेन हुआ है। तो रेमिटेंस का मतलब समझ में आ गया ना? रेमिटेंस रेफर्स टू द मनी सेंट बाय इंडिविजुअल्स वर्किंग अब्रॉड बैक टू देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इन देयर होम कंट्री। जो बाहर काम कर रहे हैं, अपने देश में कमा के पैसा भेज रहे हैं, वो यहाँ पे आपका रेमिटेंस है।
अब ये जो रेमिटेंस है कैसे भेजा जाता है, या तो बैंक के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, या मनी ट्रांसफर जो भी सर्विसेज होती हैं दो पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में, उन सर्विसेज के माध्यम से ये पैसा वो लोग कमा के अपने देश में भेज देते हैं। अब 2024 में जैसे हमने देखा 129 बिलियन डॉलर्स हमको गेन हुआ है, ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैसिव है, क्योंकि 2023 से 2024 तक का कंपैरिजन अगर हम करते हैं दोस्तों तो 5.8% की ग्रोथ हुई है अभी तक रेमिटेंसेस के मामले में। तो इंडिया इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। नाउ क्वेश्चन यहां पर ये आता है, आखिरकार इन रेमिटेंसेस का इंपॉर्टेंस क्या होगा भाई, इसका कुछ फायदा होगा नहीं होगा? चलो पैसा तो आ गया भारत में, फायदा क्या होगा? चलिए क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से कि बताइए भाई फायदा क्या है। फायदा नंबर 1 क्या है, वो है स्टेबलाइज द नेशनल इकोनॉमी। भाई जो बाहर से ये पैसा आया है इससे क्या होगा, इस रेमिटेंसेस से हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। भाई जो पैसा आया है वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा करता है, उनकी नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था इंप्रूव होगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये जितने भी रेमिटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे ये मिलियंस ऑफ लोगों की एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। बाहर पैसा कमाने गया है, पूरा फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो यहाँ पे हर महीने अच्छा अमाउंट यहाँ पर बाहर से कमा कर भेज रहा है, तो बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, उनका डेली का जीने का खर्चा है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग सब उसी पे डिपेंडेंट है, तो इससे यहाँ पे गरीबी भी दूर होती है। ठीक, क्लियर हो गया। फिर तीसरा यहाँ पे आता है डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो ये रेमिटेंसेस होते हैं इससे अक्सर क्या होता है, छोटे छोटे बिजनेसेस को फंडिंग आती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लोग पैसा लगा रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च कर रहे होते हैं, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पैसा खर्च हो रहा है। तो इससे मान लो छोटा छोटा बिजनेस बाहर से पैसा भेजा गया छोटा बिजनेस जनरेट करने के लिए, तो उससे जॉब क्रिएट होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, तो वो भी यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था में हेल्प करेगा, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमको देखने को मिल रहा है। तो रेमिटेंसेस का एक बड़ा फायदा दोस्तों ये भी है। फिर सबसे बड़ा रेमिटेंसेस का फायदा क्या है, कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस माइग्रेंट वर्कर्स जब दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके साथ में दोस्तों हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं, और फिर उनका कल्चर हम सीखते हैं, हम अपना कल्चर उनको सिखाते हैं। इससे यहाँ पर क्या होता है, दो देशों के रिलेशंस, पीपल टू पीपल रिलेशंस, क्योंकि दो कंट्रीज़ के बीच में दो प्रकार के रिलेशंस हैं, एक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस और दूसरे होते हैं पीपल टू पीपल रिलेशंस। तो बेसिकली ऐसे फॉर्म में जब वर्कर्स जाते हैं तो पीपल टू पीपल रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा डायस्पोरा कनेक्शंस बैठता हुआ नजर आता है। नाउ अब आते हैं यहाँ पर बात दोस्तों चैलेंजेस के बारे में। इसमें यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस क्या क्या हैं, ज़रा इस बात को सुनते हैं। चैलेंज नंबर 1, क्योंकि रेमिटेंसेस आ गए, हर चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है यार बाहर जाके काम कर रहे हैं, हमारे देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, फ़ायदा ही तो है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी है। पहला चैलेंज यहाँ पर क्या है कि जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं दोस्तों, इनको पहली चीज़ जो फेस करने को मिलती है वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि पैसा जो कमाया वही आ जाता है, जब वो पैसा भेजते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट कटती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जितना दूर है ना, उतने ज़्यादा यहाँ पर उनको जो अलग से पैसा है वो कटवाना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पर ये हमारे पास में, यानी कि वो अपने देश में पैसा भेज पाता है अपने फैमिली को। तो एक बड़ी समस्या है ना, थोड़ा अमाउंट जो उनका कट जाता है। फिर दूसरी चीज़ जो आती है दोस्तों वो है डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस, ये बात भी ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है वो देश, क्योंकि आप ये समझिए क्या रेमिटेंस अच्छा है, इसका मतलब तो यह है ना कि इतने लोग बाहर गए हैं, बाहर से कमा के उन्होंने पैसा देश में भेजा है, ठीक है ये सब सही है, लेकिन उनको इंडिया में कोई अवसर नहीं मिला, इंडिया में उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली काम करने की, इस वजह से ही तो वो व्यक्ति बाहर गया है काम करने के लिए। और अगर ऐसा ही रेमिटेंस बढ़ता रहेगा और मान लो देश की अर्थव्यवस्था कहीं अगर रेमिटेंस पे डिपेंड हो गई, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो उसी पे चलने वाली है, दूसरे देश के ऊपर में चलने वाली है। समझ रहे हैं, कई बार देश हो जाए हैं वो एक्सटर्नल फंड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, और वो रेमिटेंस ऐसा नहीं है ज़्यादा रहेगा, कम ज़्यादा होता रहता है, तो इससे आपकी इकोनॉमी को भी बार बार कई बार झटके लगेंगे, कई बार ग्रो भी करेगी, तो वो स्टेबल नहीं बनेगी, स्थिर नहीं बन पाएगी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि भाई रेमिटेंस के ऊपर में सीधा डिपेंडेंसी होना, समझ रहे हैं। फिर कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो रेमिटेंसेस है इंडिया भेजना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल रेगुलेशंस होते हैं, नियम कानून आपको देखने को मिलेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स हैं, है ना, कि भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसको रोकने के लिए कैसे काफ़ी सारे नियम हैं। नहीं तो फिर ऐसा बोला जाता है भाई बाहर से पैसा आ रहा है और उस वाइट मनी, मतलब जो ब्लैक मनी उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, काले धन को जो है उसको एक लीगल मनी के तौर पर दिखाने की बात की जाती है, उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग।
ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारा रेगुलेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो रेमिटेंस आते हैं इंडिया के अंदर में वो इन सब नियम कानूनों की वजह से काफ़ी डिले हो जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है। तो ये भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या आपको देखने को मिल जाती है रिगार्डिंग रिसीट्स ऑफ रेमिटेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। अब आपको पता होगा एक न्यूज़ आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर रोक दिया था। वो न्यूज़ आर्टिकल सर कौन सा था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले। है ना, स्टार्टिंग में एक आर्टिकल छोड़ दिया था, आ गए भाई, ये रहा वो आर्टिकल। ये भी हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर ही है और काफ़ी ज़्यादा काम का है। आर्टिकल क्या बोलता है, कांग्रेस जो है पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है, ओवर द चेंज इन द इलेक्शन रूल्स। रिसेंटली आपने देखा होगा दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ नए नियम को इंट्रोड्यूस किया है। और वो जो नए रूल्स लेकर आए गए हैं उन रूल्स के अंदर में ये बोला गया है कि भाई अभी मैं रूल्स आपको बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन ध्यान में रखना कुछ जो नए इन रूल्स को लाया गया है वो अमेंडमेंट के तौर पे लेकर आया गया, यानी कुछ पुराने नियमों में बदलाव किया जाएगा तभी तो नए रूल आएंगे, है ना। तो वो पुराना नियम कौन सा है जिसमें बदलाव किया गया है, वो है दोस्तों इलेक्शन रूल 1961। तो ये जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है, 1961 के नियम में अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस करे गए, उसके बाद नए नियमों को इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जब वोटिंग देने जाते हैं तो ईवीएम मशीन आपके सामने रखी है ना, और एक तरफ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल लगे हुए हैं और आपके साइड से जो कैंडिडेट खड़ा है आपके एरिया से उसका नाम लगा हुआ है। उसके हिसाब से यहाँ पर आप क्या करते हैं, वोट देने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, आप देख पाओगे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह फुटेज वगैरह लगी होती है कि किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, क्योंकि यहाँ पर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका मेन काम क्या है, भारत के अंदर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। तो सभी जगह पर सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब रखी जाती है कि कहीं पे धांधली ना हो। अगर कुछ हो गया है तो भाई वो रिकॉर्डिंग चेक करी जाएगी, देखा जा सकेगा हाँ भाई गलत हुआ है नहीं हुआ है, उस एरिया में दोबारा इलेक्शंस करवाए जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे अभी तक क्या था कि आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह क्रिएट की जाएंगी इलेक्शन बूथ से, वो सब कोई भी एक्सेस कर सकता था। उसका जो एक्सेस है वो अनरिस्ट्रिक्टेड था, उसका आराम से एक्सेस कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, अब यहाँ पे चेंज ये किया जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज होगा पोलिंग बूथ से, अब वो एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। तो नियम में, इलेक्शन रूल्स में जो ये बदलाव किया जा रहा है 1961 के नियम में, वो यही नियम है कि अब अगर आप चाहते हैं किसी एरिया की किसी पोलिंग बूथ का कैमरे की फुटेज को लेना, तो वहां पे आप पब्लिक एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसमें ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन आपको फेस करनी पड़ेगी, है ना। उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ये जो मामला है इसको यहाँ पर उठाया जा रहा है और ये जो मामला है ये सीधा यहाँ पे कोर्ट में पहुँचाया गया है कि भाई ऐसे क्या मतलब है इसका कि आप वहाँ का फुटेज नहीं ले सकते। तो ऐसे तो दिक्कत हो सकती है किसी जगह पे अगर कोई इशू हो भी गया तो यहाँ पे नियम ये बन चुका है कि फुटेज नहीं मिलेगी आपको। तो फुटेज नहीं मिलेगी तो आप चेक कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे कि हाँ भाई गलत हुआ या सही हुआ है। तो इलेक्शंस जैसे भी हो रहे हैं पोलिंग बूथ में, वो अपनी मर्जी है फिर। तो वो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चनिंग के तौर पर उठाई जा रही है दोस्तों। अब ज़रा सुनिएगा, इसमें ढेर सारी डिटेल्स हैं, उसको पढ़े बिना बिल्कुल मत जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पॉलिटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात होती है हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हाल ही में जितने भी कंडक्ट ऑफ रूल है 1961 के उसको अमेंड करती है। और ये जो अमेंडमेंट है दोस्तों ये रूल नंबर 93 के अंदर में किया जाता है। और रूल नंबर 93 में अमेंडमेंट करके क्या बोला गया कि भाई अब लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगा इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का। पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते थे आपको, अब नहीं मिलेंगे। नियम में ये बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इस अमेंडमेंट में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उनका कहना यह है कि भाई पोलिंग बूथ पे आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह करेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, तो उससे जो वोटर है जो वोट देने गया है उसकी प्राइवेसी को खतरा है। और प्राइवेसी यहाँ पर उसका फंडामेंटल राइट है ना। कई बार जो कुछ यहाँ पर जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उसको यहाँ पे रोकना, उसके मिसयूज़ को रोकना, उसका गलत उपयोग ना किया जाए, इस वजह से हम वो फुटेज आपको नहीं देंगे। तो ये जो डिसीजन आया है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है इसका क्रिटिसिज्म होना ही है क्योंकि इंडिया में हम इलेक्टोरल प्रोसेस में हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी कि भाई आप क्यों नहीं एक्सेस देंगे, क्यों नहीं रिकॉर्डिंग या फुटेजेस हमको प्रोवाइड करवाएंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक रूल में जो मॉडिफिकेशन है वो क्या बोलता है ज़रा सुनिएगा। अभी तक जो हमारा प्रीवियस वाला नियम था 93 वाला, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 93 का पहला वाला नियम था, वो लोगों को एक्सेस देता था, चाहे कितने भी पेपर्स हों इलेक्शन से रिलेटेड वो सब आपको मिलेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी।
लेकिन अभी जो अमेंडमेंट करा गया, ये अमेंडेड रूल जो है जिसमें बदलाव हो चुका है, वो अमेंडेड रूल क्या बोलता है जरा सुनिए। अमेंडेड रूल ये बोलता है कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, उस पर एक लिमिटेशन रहेगी, जो भी नियम में लिखा होगा केवल वो चीज़ आपको दी जाएंगी। लेकिन अगर आप सीसीटीवी की फुटेज मांगेंगे उस पोलिंग बूथ की तो नहीं दी जाएगी, वेबकास्टिंग क्लिप्स मांगेंगे वो भी नहीं दी जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी नहीं दी जाएंगी। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, अदरवाइज ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। समझ रहे हैं। और आखिरकार ये क्यों रखा गया, क्योंकि मैंने आपको ये बताया, क्योंकि उनका कहना यह है कि इसका गलत उपयोग ना हो, लोगों की प्राइवेसी, जो वोटर है उसकी प्राइवेसी को यहाँ पर मेंटेन करना है। समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई इस वजह से ये कदम उठा रहे हैं और ये नियम में बदलाव कर रहे हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जरा ये भी सुनना होगा। क्योंकि दोस्तों इससे प्रॉब्लम यह है, क्योंकि अभी पंजाब और हरियाणा की सरकार जो है, सरकार बोल रहा हूँ, वहाँ के जो हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक ही है, पता है ना। तो ये जो हाई कोर्ट है दोस्तों, इन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए थे और ये बोला था कि भाई इलेक्शन रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सब चीज़ें है ना, इसमें कोई भी किसी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए। और ये मैटर जो है वापस से उठा गया। और अभी रिसेंटली हमने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस का भी कुछ मामला देखा था। अब हाँ, एक चीज़ अब याद आ गई, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस हम लोगों ने देखे, उसमें कुछ यहाँ पर नाम वगैरह काट दिया गया था, जो भी चीज़ें हैं स्लिप के ऊपर में, बट वो हम कैसे पकड़ पाए, कैमरे रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जो सीसीटीवी फुटेज था उसी से तो पता चला कि हाँ भाई ये सब कुछ हो रहा है। तो इस वजह से ही बोला जा रहा है कि भाई हमें क्या करना होगा, ये जो सीसीटीवी फुटेज को लेकर नियम है, जैसे पहले वैसे रहने दो ना, क्या दिक्कत है ना। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर जो वोटर हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो प्राइवेसी है उसका हनन होगा। क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना बन चुका है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके किसी का भी चेहरा बदल देते हैं, मैनिपुलेशन कर देते हैं, तो उसकी वजह से कुछ और समस्याएं हो सकती हैं। तो हम नहीं चाहते ऐसा रिस्क भविष्य में कभी हो, और इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज जो है लोगों के लिए अलाउ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। तो जो अभी भी इसको लेकर एक प्रॉब्लम चल रही है, देखते हैं कोर्ट वगैरह क्या देता है, क्योंकि अभी पार्टी कांग्रेस जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट गई है, देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स वगैरह यहाँ पर आते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पे लोग एक्सेस चाहते हैं तो उनको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारी परमिशंस वगैरह से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, फिर यहाँ पे जो ये फेयर वाला तरीका होता है, वो फेयर वाला तरीके का मतलब क्या बचा, है ना। ये सब चीज़ें फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए जैसे कि पहले हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर बात है इलेक्शन की। इंडिया एक वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस हम उसी तरीके से कंडक्ट करवाते हैं, तो ये जो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को मेंटेन रखना जरूरी है। दैट इज़ वाई जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सारे इशूज़ होंगे। जो क्रिटिक्स उनका आर्ग्यू करना यही है कि भाई यहाँ पे जो पब्लिक है उसको पता ही नहीं चलेगा। ये अमेंडमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों तक यहाँ पर ये सारी जानकारी ना पहुँच सके, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो ना पहुँच सके। तो हमें ऐसा नहीं करना होगा, जैसे पहला है वैसे चलने दीजिए, और उसके बाद में इसी से हमारा जो इलेक्शन फेयरनेस है वो इंश्योर होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियस सी बात एलिगेशन लगाने वाली है एक दूसरे के ऊपर में, ये जो तंज है वो कसा चाहेगा ही इस पूरे मूव को लेकर। लेकिन मूव का मेन पर्पस क्या था, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है वो मैंने आपको बता दिया कि लोगों के साथ में कुछ गलत ना हो, प्राइवेसी मेंटेन रहे, वो चाहता है। उनका कहना वो है, उनका तर्क ये है। दूसरी तरफ से जो ओपोजिशन का तर्क है वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा बुरा, है ना। एक लीगल चैलेंज है ये बहुत बड़ा, है ना। डेमोक्रेसी जब भी होती है तो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, तो वो हम फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वाला मैटर कहाँ गया। फिलहाल जो भी अपडेट्स आएगा आने वाले समय पर वो सब यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ये आर्टिकल हम लोगों ने कवर कर लिया है, आर्टिकल दोस्तों आपके सामने भी प्रेजेंट है कि आखिरकार ये एक्टिविस्ट अपोज क्यों कर रहे हैं। अपोज करने के पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि कोशिश यही की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, गवर्नमेंट को जवाबदेही बनाता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आरटीआई फाइल करने के बाद में आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ पे पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हो पाती हैं। तो अभी यहाँ पर ये अमेंडमेंट करके कहीं ना कहीं आरटीआई का भी वायलेशन हो रहा है। इलेक्शंस में जो हम इलेक्टोरल फ्रीडम की बात करते हैं उसका वायलेशन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसका वायलेशन हो रहा है, फ्री एंड फेयरनेस जो होता है उसका वायलेशन हो रहा है। ये यहाँ पर जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ओपोज करते हैं। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है इस पूरे इशू को लेकर। ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी। और आज मैं लाइव सेशन नहीं ले पाया, काफ़ी सारे लोग मुझे पता है इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर ये लाइव सेशन आज क्यों नहीं लिया। यार कल मैंने लाइव सेशन लिया था तो वीडियो जो है ना आधे लोगों के पास में डाउनलोड ही नहीं हो रहा। आज अभी तक मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम वीडियो डाउनलोड करके पढ़ते हैं, वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने यार देखा सही में पता नहीं क्या इशू आ रहा है।
है ना। और लाइव सेशन में फिर मैंने SD वर्जन, मतलब हो सकता है SD वर्जन रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद यहाँ पे वो वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, उसमें वो क्वालिटी अप्लाई नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा यार आज मैं ऐसे रिकॉर्ड करके डाल के देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे आज डाउनलोड हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिंग वगैरह में समस्या है लाइव वाले इशू में, तो मैं उस सेटिंग्स वगैरह को ठीक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर वापस से अपना सेशन को पहले की तरह लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल दोस्तों ये थे हमारे आज के सेशन की जितने भी आर्टिकल हैं, प्रॉपर डिटेल के साथ में, क्वेश्चंस के साथ में। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।